हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ साइंस के सवालों को डिस्कस करेंगे जो आपके आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बारी बारी से हम इस सारे सवालों का डिस्कस करेंगे। आज के सवाल में जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल यह है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है त्वरण, वेग, बल और चाल। तो सबसे पहले आप समझिए इस बात को कि त्वरण कैसी राशि है। तो त्वरण एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, पर चाल सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है कि कौन सदिश राशि है। तो आपने समझा कि वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहा है? सवाल कहा है विस्थापन में परिवर्तन की दर। जब हम दर की बात करते हैं तो हम लोग समय से भाग देते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की दर की चर्चा करेंगे हम तो उसमें हम लोग समय से भाग देंगे। तो यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन की दर पूछा है तो इसका सही जवाब होगा वेग। चूंकि वेग जो होता है विस्थापन बटा समय होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेग। वेग इसका एक्यूरेट आंसर है। चूंकि वेग की परिभाषा भी आप जानते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या फिर इकाई समय में जो प्राप्त विस्थापन होता है उसे ही हम वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये इसका कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित दिशा है, मान लीजिए कोई भी एक दिशा है, इस दिशा में मान लीजिए कि कोई भी वस्तु बढ़ रही है आगे। ठीक है, इसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। दिशा सदिश राशि में होती है। ठीक है, यहाँ पे दिशा को फिक्स किया हुआ है, तो वह राशि जो एक निश्चित दिशा में बढ़ती चली जा रही है यानी गति करती चली जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेग। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वेग, क्योंकि वेग में दिशा भी होती है। लोग ये कंफ्यूज कर सकते हैं इस सवाल में कि इसमें लिखा हुआ एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति, अगर वो ऐसा समझ लेंगे कि गति बढ़ रही है तो आप तुरंत मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैसा बोला नहीं है सवालों में। सवालों में बोला निश्चित दिशा में वस्तु की गति हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको वैज्ञानिक शब्दावली में हम लोग वेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते क्या है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन है चाल के साथ इसकी गति जो है निर्दिष्ट करती है। ठीक है, तो चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करना का मतलब है कि इसमें एक दिशा भी है। ठीक है, चाल में दिशा है, मतलब चाल जो है अदिश राशि है बेसिकली, लेकिन अगर ये एक निश्चित दिशा में हो जाए तो उसको हम लोग वेग कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वेग। हमेशा याद रखो वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसमें जो बातें जानने वाला है वो संवेग। संवेग जो होता है, संवेग को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग होता है m गुने भी, द्रव्यमान गुने इसका वेग। न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। और संवेग एक जिसको हम बोलते हैं m गुने भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला है। अगला सवाल है किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। ये भी सेम सवाल है जिस तरीके से ये वाला सवाल था कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका अगला सवाल भी है। ठीक है, किसी वस्तु की निर्दिष्ट दिशा में, यानी दिशा को जैसे ही फिक्स करेगा, ठीक है, तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। अगर दिशा फिक्स नहीं होता तो उसको हम लोग चाल कहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिशा को फिक्स किया है तो उसकी गति जो है वो वेग कहलाएगी। इसका सही जवाब होगा वेग। ये सब एक ही तरह का सवाल है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में पूछे थे। ये आरआरबी एएलपी का सब पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई वस्तु को हम समान समय का अंतराल दें, जैसे मान लीजिए समय t है, इसके आगे भी हम समय को t दे दें, लेकिन ये दूरी अलग अलग हो जाए, जैसे ये दूरी x है, ये दूरी y है, ये अलग अलग दूरी हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वेग रहा होगा ये वेग अलग अलग हो रहा होगा। ठीक है, चूंकि इसकी गति चेंज हो जाएगी तभी ये दूरी चेंज हो सकता है। चूंकि समय जब समान दिए हैं और दूरी भी समान होता तो इसकी गति जो है वो एक समान गति होती। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी दूरी अलग अलग हो जाती है इसलिए इसकी सही जवाब होगा असमान गति होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है
कि विस्थापन की परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं। जस्ट पढ़े थे कि वेग क्या होता है, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसी को हम लोग डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका विस्थापन में परिवर्तन है और ये समय में परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आएगा। और ये तो सीधा परिभाषा ही है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वेग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु है मान लीजिए एक समय पे यहाँ पे और कुछ समय के बाद ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसका पूछना चाह रहा है कि तत्कालिक वेग का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षण वेग या किसी भी बिंदु पर का वेग, जैसे मान लीजिए इस जगह का वेग, इस जगह का वेग, इस जगह का वेग, अलग अलग पॉइंट पे इसका अलग अलग वेग जो है वो, और ये जानना ही क्षणिक वेग कहलाता है। और इसका औसत वेग, ये दोनों बराबर कर रहा है, मतलब अलग अलग बिंदु पर का वेग और औसत वेग ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। इस पूरी यात्रा में जो ये यात्रा चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन होगा तो अलग अलग बिंदु पे अलग अलग वेग मिल जाएगा, लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वेग में परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो तुरंत शून्य होता है। और इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन छाटे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि में शून्य तुरंत होता है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तुरंत इसका शून्य होना चाहिए क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल है कि चाल, दूरी और समय में सही संबंध क्या है। ये तो और भी आसान सवाल है कि दूरी बराबर आपने क्या पढ़ा है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। चाल गुने समय, दूरी को हम लोग यहाँ से d द्वारा निरूपित कर रहे हैं और चाल जो है वो s द्वारा निरूपित हो रहा है, तो s गुने इसका t, ठीक है। तो अब ढूंढ लीजिए इसमें से कौन है, तो ये बोला हुआ चारों ऑप्शन s बराबर निकाला है, तो s बराबर क्या होगा, तो s बराबर d बटा t होगा, ठीक है। तो ये आपका दूरी, चाल और समय में रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए सेम रिलेशन दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, एक उदाहरण है, ठीक है। भीड़ भाड़ वाली गली है, मतलब ये जो रास्ता है वो भीड़ भाड़ है, तो कोई भी वस्तु जब भीड़ भाड़ में चलेगी तो एक तो उसका वेग अलग अलग होगा, ठीक है। वेग हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि कहीं पे भीड़ ज़्यादा होगा, कहीं पे भीड़ कम होगा, तो कहीं बस तेज चलेगी, कहीं धीमा चलेगी। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन भी कहीं कहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ है इसमें। तो ऐसे केस में आपका रेखीय तो नहीं हो सकता है, वृत्तीय भी नहीं होगा और एक समान भी नहीं होगा, क्योंकि गति इसका चेंज होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा असमान गति, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। देखिए औसत चाल और वेग इसका जो है वो कब दर्शाता है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए वस्तु जो है अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, लेकिन एक समय अंतराल में, ठीक है। एक समय का अंतराल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समय t1 है, यहाँ पे समय t2 है, और इस समय अंतराल में जब कोई वस्तु गति करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, इस समय अंतराल में ध्यान रखिएगा, समय अंतराल में जब वस्तु गति करती है तभी हम लोग औसत वेग और औसत गति चाल का जो हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। नहीं, ये एक समय अंतराल में ये चीजें निकलता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा दिए गए समय अंतराल के दौरान जो है औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए समय के साथ, तो समय कहाँ पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, और क्या दिखाना है आपको, वेग दिखाना है, ठीक है। वस्तु का वेग दिखाना है, तो जब इससे ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इस ग्राफ का नाम होगा VT ग्राफ। क्या होगा, VT ग्राफ। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे वेग समय ग्राफ। तो आप ऑप्शन से छाटिए वेग समय ग्राफ कहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है वेग समय ग्राफ, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। सिंपल सवाल है कि यहाँ पे देखिए एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये सेम सवाल है डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा एक्स को ही कहते हैं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को बताता है, और ये डेल्टा टी जो है समय में परिवर्तन बताता है। डेट मीन्स ये सवाल हो गया विस्थापन और बटा समय को क्या कहते हैं। यही सेम सवाल है जो पहले आपने पढ़ चुका है। विस्थापन बटा समय, विस्थापन का समय क्या कहलाता है, विस्थापन बटा समय वेग कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल सा बात है, सवाल को स्थिर से पढ़ेंगे, सारे एक ही जैसे सवाल पिछली बार रेलवे ने पूछा था, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा चेंज किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके
में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ठीक है, तो त्वरण की परिभाषा ही आप जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति इकाई जो है, प्रति इकाई समय में क्या बदलता है, प्रति इकाई समय में क्या बदलेगा, तो वेग बदलेगा। ठीक है, तो वेग में होगा परिवर्तन, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन होगा, यही इसका सही जवाब है। तब उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण के बारे में पूछा था, परिभाषा याद रखिएगा। त्वरण क्या होता है, ए बराबर v बटा टी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, या फिर प्रति इकाई समय में वेग बदलेगा तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैर कर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग क्या होगा। देखिए ये यहाँ पे समझने वाला बात है, सवाल पूछा औसत वेग क्या होगा। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि किरण जो है पहले जाती है, फिर यहाँ से वापस वहीं आ जाती है, फिर जाती है, फिर वापस आ जाती है। मतलब ये कि जिस स्थान से चलती है वो उसी स्थान पे वापस आ जाती है। तो कभी भी कोई भी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम रहे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम रहे, अर्थात वस्तु जहां से चली है वहीं आ जाए, तो उसका विस्थापन क्या होता है, उसका विस्थापन शून्य होता है। वस्तु जहां से चली है वहीं आ जाए तो उसका विस्थापन शून्य होता है। और आपसे पूछा है औसत वेग क्या होगा। वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ध्यान रखिएगा इस बात को। और चूंकि इसमें जिस जगह से गया है उसी जगह पे वापस आ गई है किरण, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। और विस्थापन को जैसे ही हम शून्य कहेंगे तो हमारा वेग भी यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो इसका पूछा है किरण का औसत वेग क्या होगा, तो इसका औसत वेग होगा ऑप्शन नंबर ए 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। देखिए जिस जगह से फेंका गया था ये जा करके फिर वापस उसी जगह पे आ गई है। तो यहाँ पे भी विस्थापन क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी विस्थापन शून्य होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग हम सवाल को देखेंगे क्या बोला है। पहला ऑप्शन दिया वस्तु की वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस जगह से हम वस्तु को फेंके थे उसी जगह पे आ गया, ठीक है, तो उसका विस्थापन शून्य होना चाहिए, 50 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोला दूरी शून्य होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, 100 मीटर इसका विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन जब होगा तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन क्या होगा। यहाँ पे भी सेम सवाल है कि वस्तु जहां से चली है फिर वापस वहीं पे आ गई है, इसलिए इसकी दूरी को कह रहा है ये शून्य है। हालांकि दूरी कभी शून्य नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूरी हमेशा ही धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होगा, तो दूरी हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी ये ना निगेटिव होगा ना ही ये शून्य होगा। लेकिन सवाल में लिख दिया दूरी शून्य है तो क्या होगा, तो विस्थापन भी इसका शून्य ही होगा। ठीक है, इसका सीधा कहने का मतलब था सवाल में कि वस्तु जहां से चली है वस्तु वहीं आ गई। ठीक है, हालांकि दूरी शून्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष एक समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो ऑप्शन में कौन सही है। देखिए ये कहने का मतलब है कि कोई एक पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक का मतलब है कोई बिंदु के संदर्भ में मान लीजिए कहीं पे से कोई आदमी जो है खड़ा होकर के देख रहा है, ये पर्यवेक्षक कहलाता है। और ये वस्तु जो है समय जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती जा रही है। पहले इतनी दूरी पे था इससे और अब इतनी दूरी पे है इससे, मतलब इसकी स्थिति बदलती चली जा रही है। इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं। पर्यवेक्षक का मतलब ये कि वो निरीक्षण कर रहा है उस चीजों को, उस वस्तु को देख रहा है कि समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे वस्तु की स्थिति बदल रही है। वस्तु की स्थिति बदल रही है समय के साथ, इसका मतलब वस्तु गतिशील है। अगर विराम में होता तो उसकी स्थिति नहीं बदलती। तो ये गति की परिभाषा ही है कि समय परिवर्तन के साथ किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के संदर्भ में बदल रही हो तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु गति में है या गतिशील है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहा है कि एक चालक समान गति से कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करें। गति मतलब यहाँ पे आपसे चाल पूछ रहा है कि चाल क्या होगा, तो चाल के बारे में फॉर्मूला क्या पढ़े,
दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब इसको दूरी कितना दिखा है 288 मीटर और इसका समय कितना है 60 सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये वैल्यू जो है 24 और 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 24/5 और 24/5 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 5 × 20 दशमलव ये 40 हो जाएगा तो 8 आएगा, यानी 4.8 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होगा या गति होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का है कि खाली स्थान का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए वस्तु मान लीजिए किसी स्थान पे यहाँ पे थी और अब वस्तु यहाँ पे आ गई, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे आ गई है, प्रारंभिक स्थिति ये है, इसकी अंतिम स्थिति ये है, ठीक है। तो इसके बीच की जो यह दूरी है या लंबाई है, इसी को हम लोग दूरी या विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। ये दूरी या विस्थापन है। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता इस दूरी और विस्थापन के उपयोग से किया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी और विस्थापन। अगर ये आपको मालूम रहेगा कि कितनी दूरी पे है तो इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में हम उसकी अंतिम स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। अगर हमको विस्थापन पता होगा तभी कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे अभी थी और अब ये वस्तु यहाँ पे है, तो इसके बीच हमको पता है ना कि पहले यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इसके बीच में मालूम रहेगा तब ना कि कितना दूरी पे है या कितना विस्थापन उसका है, तभी ना ये जान पाएंगे कि उसकी अंतिम स्थिति कहाँ पे है। कभी कभी क्या होता है कि वस्तु यहाँ से चलती है और वस्तु यहाँ आगे बढ़ने के बाद पुनः इधर आ जाती है, ठीक है, इस जगह पे आ जाती है चल के, मतलब पहले इधर जाती है और फिर वापस यहाँ पे आ जाती है। तो इसका प्रारंभिक स्थिति तो यहाँ पे था 0 पे, अब ये वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका अगर विस्थापन मालूम होता, ये विस्थापन निगेटिव आता, तो हमको पता होता कि इसकी अंतिम स्थिति जो है वो जिस डायरेक्शन में हम चले थे उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके विपरीत डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका सही जवाब दूरी और विस्थापन का उपयोग ही कर सकते हैं, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल बोला है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो कभी भी ऋणात्मक होने वाला चीज क्या है दूरी, ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। दूरी हमेशा जब होगा तो धनात्मक होगा, हमेशा याद रखो, ना तो दूरी शून्य होगा, शून्य भी नहीं हो सकता है और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। दूरी जब होगा तो धनात्मक होगा। तो ये पूछा है कि कौन ऋणात्मक नहीं होगा, तो दूरी ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि दूरी आपका अदिश राशि है, ठीक है। बाकी त्वरण, बल और वेग ये तीनों सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा होती है, तो दिशा को दिखाने के लिए प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल, देखिए वेग बराबर क्या जानते हैं, वेग बराबर जानते हैं विस्थापन और बटा समय, ठीक है। यदि हम समय को उधर गुना कर दें वेग के साथ में तो ये हो जाएगा वेग गुने समय बराबर क्या आ जाएगा, तो वेग गुने समय आ जाएगा विस्थापन। तो आपका क्या पूछा हुआ है कि वेग और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो वेग और समय गुणनफल को विस्थापन कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने जितने भी सवाल लेकर के आए थे सारे इंपॉर्टेंट आरआरबी एलपी में पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। उम्मीद आपको सारे सवाल याद हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो आपका तुरंत वाला पोर्शन है उससे और उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा उसको साथ में हम ले लेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, ताकि और बच्चे जो है इसको देख करके इससे लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।